Hello everyone. Now I'm going to start origin of quantum mechanics. So I know it this कि ये पहले वीडियो बनानी चाहिए थी पर लेकिन नहीं बना पाई. So मैं अब बना रही हूँ ये कि क्वांटम की जो हिस्ट्री है थोड़ा सा एक सिलेबस से हट के टॉपिक है ये, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये, लेकिन ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ. तो आप देखना कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई थी, कैसे ओरिजिन हुआ था. सो फर्स्ट जो है हमारे पास है ना, पहले आए थी क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स आई थी हमारे पास. ठीक है. क्लासिकल मैकेनिक्स ने बर्थ दिया था क्वांटम मैकेनिक्स को. ठीक है. क्वांटम मैकेनिक्स को बर्थ दिया था. लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स ने किन के बारे में डिस्कस किया था. क्लासिकल मैकेनिक्स ने फर्स्ट डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. ठीक है. फिर जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसने क्या प्रेडिक्ट किया कि मटेरियल बॉडी के बारे में उसने प्रेडिक्शन की कि जो रेडिएशन है या मैटर और रेडिएशन जो है वो किस फिनोमिना के ऊपर डिपेंड करती है, पार्टिकल्स एंड वेव के ऊपर. ये दोनों जो है हमारे पास क्या बोलती है, ये दोनों डिपेंड करती है वेव्स एंड पार्टिकल के ऊपर. ठीक है. वेव्स एंड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है. लेकिन जब हमने क्या किया कि जब इंट्रैक्शन होती है मैटर और रेडिएशन के बीच में, तो वो एक्सप्लेन की किसके अकॉर्डिंग किया जाती है, लॉरेंट्ज फोर्स या फिर थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग. थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेन होता है कि जब इंट्रैक्शन होती है, मतलब इंट्रैक्शन को डिफाइन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर रेडिएशंस का होता है. और हमें बोलता है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक टाइम पे बहुत सक्सेसफुल थी किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनेमिक्स को बताने में. तो जब ये जो हमने बताया, जब ये हिस्ट्री डेवलप हुई तो हमें क्या पता चला, तब उस टाइम पे लोगों को लगा था हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है. लेकिन जैसे ही मतलब जैसे ही टाइम जो है वो आता गया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जनरेशन में चेंज आता है. जनरेशन में जब चेंज आया तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने फेस किया दो चैलेंजेस को. ठीक है. वो चैलेंजेस कौन से थे, क्लासिकल मैकेनिक्स ने कौन से चैलेंज को देखा. एक आता है सबसे पहले रिलेटिविस्टिक डोमेन का फर्स्ट, और सेकंड आता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन. ठीक है. सो रिलेटिविस्टिक डोमेन के अंदर क्या हुआ कि रिलेटिविस्टिक डोमेन के अंदर हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इन्वेंशन हो चुका था. ठीक है. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने क्या किया था कि ये स्पीड को कंपेयर कर रहा था लाइट ऑफ स्पीड से. ठीक है. तो इसको क्लासिकल मैकेनिक्स उसको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाई, तो वो वहाँ पे फेल हो गई. माइक्रोस्कोपिक डोमेन का मतलब क्या हुआ कि जब एटॉमिक और सब एटॉमिक की बात आई, जब वहाँ पे बात आई तो क्या हुआ कि वो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो फेल हो गई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई उस फिनोमिना को कि कैसे जो है वो, अगर कोई भी रेडिएशन है अगर किसी भी पार्टिकल से अगर टकरा रही है तो वहाँ पर कौन सा फिनोमिना काम कर रहा है, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं डिस्क्राइब कर पाई, तो वहाँ पे भी फेल होगी. दैट मीन्स क्या हुआ कि दो जगह वो चैलेंज मिले उसे पर वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए, तो यहाँ पे वो फेल हो गई थी. और जो फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, वो कौन कौन से थे कि फर्स्ट जो है वो था
ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकंड था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड एटॉमिक स्टेबिलिटी, एटॉमिक स्टेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यहाँ पे वो अपना क्लासिकल मैकेनिक्स है वो डिस्क्राइब नहीं हो पाई। जो फर्स्ट जो ब्रेक आया था वो किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने। क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद जो है 1900 मतलब 19th सेंचुरी के अंदर मैक्स प्लैंक ने एक कॉन्सेप्ट दिया था क्वांटम ऑफ एनर्जी का, क्वांटम ऑफ एनर्जी का। यहाँ पे उसने मैक्स प्लैंक ने उन्होंने क्वांटम ऑफ एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स लगा के उन्होंने कहा कि जो रेडिएशन है जब एक एमिट हो रही है किसी सोर्स से, तो वो जो रेडिएशन है कुछ जो उसका अमाउंट है, मतलब कुछ जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में चली जाती है और कुछ जो पार्ट है वो क्वांटाइज्ड अमाउंट में आता है। ठीक है, उसने कहा कि एक्सचेंज होता है, क्या एनर्जी एक्सचेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू। एक एनर्जी जो है, उसने कहा एक एनर्जी है म्यू जो एक्सचेंज होएगी, और जो मैटर है वो होगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच म्यू। एच यहाँ पे उन्होंने कहा प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है। आइंस्टीन ने प्लैंक क्वांटम कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया। जब उसको स्टडी किया तो उनको पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही ओबे नहीं करती है, वो एक तरह से लाइट को भी ओबे करती है। तो प्लैंक्स अप्रोच क्या बोली हमें कि लाइट जो है वो अपने आप में एक डिस्क्रीट नेचर है उसका, कि डिस्क्रीट बिट्स ऑफ एनर्जी है, और उस डिस्क्रीट बिट्स ऑफ एनर्जी को उसने क्या बोला? फोटोन, जिसकी एनर्जी जो है वो एच म्यू है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक फोटोन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ कि फोटोन क्या होगा फिर यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये करा गया, किसने किया? फिर हर्ट्ज़ ने किया 1887 में हर्ट्ज़ ने फोटोन के बारे में बताया हमें। अदर जो हमारे पास क्या बोलता है कि नेक्स्ट जैसे जैसे हम बढ़ते गए, जैसे जैसे टाइम आता गया, वैसे वैसे हर जो साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट देते गए, थ्योरी देते गए, उस हिसाब से हमारे पास नई नई जो है वो डेवलपमेंट होती गई क्वांटम मैकेनिक्स की। नेक्स्ट जो अगला ब्रेकडाउन था वो किसने किया? नील्स बोहर ने। अगला जो ब्रेकडाउन है वो किया था नील्स बोहर ने क्या बोला था? उससे पहले जो है वो इन्वेंट हो चुका था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब इंट्रोड्यूस हो चुका था, मतलब रदरफोर्ड ने क्या किया था? एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था। ठीक है, और जब बोहर ने क्या किया कि 1913 के अंदर उसने एक हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया हमें। नील्स बोहर ने एक हाइड्रोजन एटम का मॉडल लिया, जिसके अंदर मैंने बताया कि जो डिस्क्रीट स्टेट ऑफ एनर्जी है और जो इंट्रैक्शन होता है एटम एंड रेडिएशन का, दैट मीन्स क्या होगा कि वहाँ पे एमिशन भी होगा और अब्जॉर्प्शन भी होगा ऑफ रेडिएशन। किसका होगा? रेडिएशंस का ही होगा ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब एमिशन और अब्जॉर्प्शन होगा तो वहाँ पर एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी।
वो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, फोटोन होगा। तो ये वर्क जो है हमारे पास, इसने एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दी हमें एटॉमिक स्टेबिलिटी एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, कि ये बहुत उसने अच्छे लेवल पे बताया इसको, हाइड्रोजन एटम को बहुत अच्छे लेवल पे समझाया कि अब्जॉर्प्शन और एमिशन होगा तो वहाँ पर एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, वो उससे बोलते हैं एच म्यू। क्योंकि बोहर ने सबकी सुनी, सबके सुनने के बाद उसने अपनी थ्योरी दी। फिर उसके बाद आया तो ओवरऑल हमें क्या बताया कि क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो क्वांटिटेटिवली ही नहीं बट क्वालिटेटिवली भी वो फेल हो गई थी। तो यहाँ एक डी ब्रोगली भी आया था हमारे पास, उसने भी एक पोस्टुलेट्स दिए थे, मटेरियल बॉडी के बारे में बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि जो वेव है वो पार्टिकल नेचर ही नहीं, वो वेव नेचर भी होती है। और इसको जो परफॉर्म किया था एक बाद में डेविसन एंड जर्मर ने ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म भी किया था और उसको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, सो अब हमें क्या बोलता है कि अब ओवरऑल हम देखते हैं कि क्या था हमारे पास, कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करी। फर्स्ट जो है वो मैट्रिक्स मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड करी। मैट्रिक्स मैकेनिक्स का मतलब क्या था कि जब क्वांटा ऑफ लाइट जो है वो ऑब्जर्व हो रही है एटम्स के थ्रू, या लाइट जो एमिट हो रही है उसको एक्सप्लेन करने में, या डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ लाइट को, उन सब को एक्सप्लेन करने में मैट्रिक्स मैकेनिक्स यूज़ हुई थी। और जो सेकंड फॉर्मूलेशन है वो है वेव मैकेनिक्स। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास फॉर्मेलिज्म जो फॉर्मूलेशन था किसके ऊपर डिपेंड है, यहाँ नहीं आगे लिखती हूँ मैं, कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स दो के ऊपर डिपेंड करी, मैट्रिक्स मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है, और सेकंड डिपेंड करी किसके ऊपर, वेव मैकेनिक्स के ऊपर, वेव मैकेनिक्स के ऊपर, जो कि किसकी वजह से हुई, वेव मैकेनिक्स क्रोनीजर की वजह से हुई और डी ब्रोगली के पोस्टुलेट्स की वजह से हुई। तो वेव इक्वेशन जो है वो किसके ऊपर होएगी, माइक्रोस्कोपिक मैटर के ऊपर होएगी। ठीक है, हमारे पास आता है कि स्क्रोनीजर इक्वेशन क्या थी। स्क्रोनीजर इक्वेशन आती है हमारे पास, वो क्या होती है, स्क्रोनीजर इक्वेशन वो होती है कि जो हमें माइक्रोस्कोपिक मैटर के बारे में बताए, माइक्रोस्कोपिक मैटर के बारे में बताए, उसके नेचर के बारे में बताए। ठीक है, और मतलब नेचर किसका बात हो रही है, यहाँ पे वेव की बात हो रही है। ठीक है, तो नेचर में क्या होनी चाहिए, वो माइक्रोस्कोपिक मैटर के बारे में बताए हमें, और उस वेव का नेचर क्या होगा उसे बोलते हैं हम स्क्रोनीजर इक्वेशन। दैट मीन्स द डायनेमिक्स ऑफ, यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, द डायनेमिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैटर, by means of wave equation called Schrödinger equation। ठीक है, अब ये हमारे पास आता है ऑल अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। ठीक है, तो एक मतलब हमने क्या पढ़ा, हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी ना कि कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई, क्या क्या उसके फॉर्मूले रहे हैं, किस तरह से नए नए ब्रेकडाउन्स हुए थे, सब कुछ हमने इसमें पढ़ा। फिर हमने क्या बोला कि जो आज की जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो सब पे डिपेंड करती है। अब हर एक लेवल पे अब उसको समझ सकते हो कि जैसे सॉलिड स्टेट के बारे में, लेज़र है, सेमीकंडक्टर है, सुपर कंडक्टर्स हैं, और प्लाज्मा
मतलब अब जो है वो मॉडर्न फिजिक्स जो है वो हर किसी फील्ड के अंदर है। सो ठीक है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो एक तरह से केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी आती है, कि उसको हम उसके बिना जो है क्वांटम मैकेनिक्स के बिना केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं ना। तो क्वांटम भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। ओके, इट्स ऑल अबाउट origin of quantum mechanics. So please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.